हेलो बच्चों, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट 4 वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको रिफ्रैक्शन टॉपिक बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वे बच्चे जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जाके मेरे प्रीवियस वीडियो देख लें, जिससे आज की वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके। और हाँ, और अगर आप लोग आज मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, यदि आज का वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलो आप लोग हेडिंग लगा लो, रिफ्रैक्शन। What is refraction? When ray of light travels from one medium to another medium, then its velocity changes, and due to change in its velocity, it deviates from its original path, and this phenomena is known as refraction of light. क्या मतलब कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, और यदि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाएगा, और इस डेविएशन को ही बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सुनो, लाइट का स्पीड कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ? तो बोलोगे वैक्यूम में या एयर में, और ये मैक्सिमम होता है, ये लाइट की मैक्सिमम स्पीड है। नाउ जब भी कभी लाइट किसी मीडियम में एंटर करेगा तो इससे तो कम ही स्पीड होगा। नाउ तो आप लोग पहले डेफिनेशन लिखो, ठीक है। व्हेन रे ऑफ लाइट travels from one medium to another medium, then it deviates from its original path, then it deviates from its original path due to change in its velocity, full stop. So yeah, this deviation of light from its original path is known as refraction. इस डेविएशन को ही क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। Okay, when ray of light travels from one medium to another medium, then it deviates from its original path due to change in its velocity. This deviation of light from its original path is known as refraction. इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। राइट है। अब देखो, हर मीडियम का लाइट का स्पीड हर मीडियम में अलग अलग चेंज होती है। जैसे वाटर में अलग चेंज होगा, ग्लास में अलग चेंज होगा, डायमंड में अलग चेंज होगा। तो हर मीडियम में लाइट अलग अलग मतलब क्वांटिटी में चेंज होता है। तो वो इसके रेस्पेक्ट में, क्या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, उसमें कितना टाइम्स उसकी वेलोसिटी कम हुआ है, यही उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का प्रॉपर्टी है। ये वह बताता है कि उस मीडियम में अगर कोई लाइट इंटर करेगा तो उसकी स्पीड कितना टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है?
ये हर मीडियम का प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम which says that in that medium the velocity of light decreases what times by velocity of light in vacuum। इसका क्या मतलब हुआ? तो न्यूमेरिकली हम लोग इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं? म्यू साइन से या स्मॉल एन से, इसको म्यू पढ़ते हैं, राइट है। और न्यूमेरिकली म्यू होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी बाय स्पीड of light in any medium v। ये क्या होता है? तो ये रेशियो है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जो मैंने v माना। ओके, यानी आप लोग डेफिनेशन यहाँ से आप लोग न्यूमेरिकल के लिए आपको एक न्यूमेरिक फॉर्मूला मिल गया कि म्यू इक्वल टू क्या होता है? C बाय V। नोट कर लो, न्यूमेरिकल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है? म्यू इक्वल टू C बाय V। इसका क्या मतलब हुआ? C तो भाई कांस्टेंट है। अगर आपको किसी भी मीडियम का म्यू पता है तो आप उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकते हो, या किसी भी मीडियम का आपको लाइट की स्पीड पता है तो वहाँ उसकी म्यू निकाल सकते हैं। तो जनरली कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो लाइट की स्पीड उस मीडियम में कैलकुलेट किया जाता है और उसकी रेशियो ले लेता है, तो उस हर मीडियम का म्यू है। तो हर मीडियम का अपना एक म्यू होता है। जैसे म्यू ऑफ एयर, म्यू ऑफ एयर क्या होगा? एक बात बताओ, एयर में लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी, मतलब लाइट की स्पीड c ही रहेगा। तो v की जगह c बैठाएंगे तो c बाई सी कितना हो जाएगा? 1। इसीलिए रिफ्रैक्टिव से एयर का क्या मानते हैं? 1, यानी इसमें लाइट की स्पीड कोई चेंज नहीं होता है। ग्लास का होता है 1.5, वाटर का होता है 1.33 या 4/3, डायमंड का होता है 2.42। तो ये कुछ डाटा है, यही सब डाटा में से आपके सारे न्यूमेरिकल सारे बन जाएंगे, आप इनको नोट कर लो। ओके, तो यहाँ से क्या समझ में आया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? ये किसी मीडियम का वो यह बताता है कि उस मीडियम में अगर कोई लाइट इंटर करेगा तो उसकी लाइट वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसमें लाइट की स्पीड कितना टाइम्स घट जाएगा, राइट है। जैसे यदि अगर लाइट एयर से मान लो ग्लास में इंटर कर रहा है तो इसकी स्पीड 1.5 टाइम्स घट जाएगा। यदि वो वाटर में डिक्रीज करेगा, वाटर में इंटर करेगा तो 1.33 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। यदि वो डायमंड में इंटर करेगा तो इसकी स्पीड 2.42 टाइम्स घट जाएगा। यानी क्या? रिफ्रैक्टिव यही बताता है कि लाइट किसी मीडियम में कितना क्या होता है, इसकी स्पीड कितना कम होगा। ओके, तो चलिए इसमें और भी कुछ सीखते हैं, ठीक है। नाउ अभी हमने क्या सीखा कि म्यू क्या होता है? इक्वल टू C बाई V है। अब देखो C तो कांस्टेंट है, तो म्यू को मैं V के साथ कैसा रिलेशन है? 1/v, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी म्यू और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम का रिलेशन कैसा है? इन्वर्सली है। यानी जिस मीडियम का म्यू जितना ही ज़्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतना ही कम होगा, राइट है। यानी म्यू और v में कैसा रिलेशन है? तो म्यू और v में
किसका है, इन्वर्सली रिलेशन है। अब कुछ और बातें, अगर आपसे बोला जाए कि स्पीड क्या बोलते हैं, कलर ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, तो कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यही लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो उसकी कलर बदलती है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो लाइट का जो कलर होता है वो लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ना कि किस पे, आपका वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब नोट करके एक बात लिखो, इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी of light remains constant यानी क्या, रिफ्रैक्शन फिनोमिना में लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज नहीं होता है। लाइट का जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका वेवलेंथ चेंज होता है। क्या चेंज होता है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होता है। नाउ हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं कि C इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये स्पेस में लगाते हैं या वैक्यूम में लगाएंगे, C स्पीड ऑफ लाइट। बट एनी मीडियम में हम लोग C को V बना देंगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा, V इक्वल टू एफ लैम्डा। यदि F चेंज नहीं होगा, इफ F कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। यानी क्या, इस रिफ्रैक्शन में यदि वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब क्या, लैम्डा में भी चेंज आएगा। यानी वेलोसिटी बढ़ा तो लैम्डा बढ़ा, और वेलोसिटी घटा तो लैम्डा घटा। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं कि देखो, यदि मान लो दो मीडियम है, मान लो मीडियम 1 और मीडियम 2, मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 के एंटर कर रहा है। मान लो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक है। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 क्या है, मीडियम 2 है, राइट है। या आप लोग ऐसे बोल दो, मैं फर्स्ट 2 ही लिख दे रहा हूँ, पहला 1 लिख दे रहा हूँ। मान लो सेकेंड बाय फर्स्ट कर रहा हूँ, आगे समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ। तो मान लो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ये μ1 है और सेकेंड का μ2 है। म्यू और v में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली। यानी क्या, जो सेकेंड मीडियम वेलोसिटी होगा उसको नीचे लिखेंगे तो v2 बोल दे रहे हैं। जो फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड होगा उसको v1 बोलेंगे। यानी यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ गया ना, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू v1 बाय v2, वेयर v1 स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम and velocity of light in second medium. mu2 is saying that diffractive index of the second medium, mu1 diffractive index of the first medium। या याद रखना mu और v में उल्टा रिलेशन होता है, और v और लैम्डा में कैसा रिलेशन है, तो डायरेक्टली है। तो यहाँ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, लैम्डा 1 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, और लैम्डा 2 है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। ओके, तो ये देखो, ये एक रिलेशन यहाँ से इस्टेब्लिश हुआ, और यहाँ से आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल बना सकते हैं, मैं तो खुद ही कराऊंगा। ओके, तो ये आप लोग याद रखना, म्यू वी और लैम्डा में रिलेशन। इससे क्या होगा, आपको कुछ भी दे देगा और आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग मेमोराइज कर ले या माइंड में रख ले, याद करने का तो कुछ है ही नहीं, ट्रिक है। ओके, तो चलिए इसी से आगे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग रेयरर और डेंसर मीडियम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या, रेयरर एंड डेंसर मीडियम। देखो, रेयरर डेंसर कभी भी जब भी बताएंगे कि दो रेस्पेक्ट मीडियम में बात कर सकता है, अकेला कभी कि रेयरर डेंसर नहीं बोला जा सकता है। यानी जब लाइट कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो मैं क्या करूंगा,
दोनों मीडियम में से म्यू चेक करूंगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करूंगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयरर है। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा, यानी अगर डेंसर में एंटर करेगा तो उसकी लाइट की स्पीड घटेगी, और यदि वो डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगा। राइट है, यानी क्या रेयरर और डेंसर का मतलब क्या है, वो ये सिर्फ यही बताता है कि किस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना घटेगा, मतलब जिसमें घटेगा उसको लाइट, जिस मीडियम में एंटर कर उसको लाइट घट रहा है ना स्पीड, तो उसको डेंसर बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करता हूं एयर और वाटर की बात करता हूं, अगर लाइट एयर से वाटर की तरफ जा रहा है, राइट है, एयर का म्यू कितना होता है 1 और वाटर का 1.33। अब आप बताओ कम किसका म्यू है, एयर का, और ज्यादा किसका है, वाटर का। तो एयर बन गया रेयरर मीडियम और वाटर बन गया डेंसर मीडियम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपका लाइट वाटर से ग्लास में एंटर कर रहा है, हो सकता है वाटर का रिफ्रैक्टिव कितना है 1.33 और ग्लास का 1.5। इस केस में वाटर बन गया रेयरर मीडियम और ग्लास बन गया डेंसर मीडियम। फिर मान लो यदि लाइट ग्लास से डायमंड में एंटर कर रहा हो, तो उस केस में ग्लास का कितना होता है 1.5 और डायमंड का 2.42। तो बताओ इस समय ग्लास बन गया रेयरर मीडियम और डायमंड बन गया डेंसर मीडियम। मतलब क्या दिखा कि ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं रटेंगे कि वाटर हमेशा डेंसर होगा। डेंसर देखना पड़ेगा हमको म्यू किसका है ज़्यादा है, जिसका म्यू ज़्यादा है वो डेंसर, जिसका म्यू कम है वो रेयरर। अब आते हैं कुछ और बातों को, आप लोग नोट करके एक बात लिखेंगे। मान लो ये एक मीडियम, दो मीडियम है, ये रिफ्रैक्टिंग एज है। मान लो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। मान लो कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में एंटर कर रहा है, राइट है, कोई लाइट रेयरर से डेंसर में एंटर कर रहा है। अगर ये दूसरा मीडियम नहीं होता तो ये लाइट सीधा जा रहा होता। क्या वो सीधा जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज होगा। अब वेलोसिटी चेंज होगा तो अपने पाथ से डेविएट कर जाएगा। तो जब अगर लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ये आप लोग सिर्फ अभी नोट करो, ये नॉर्मल है तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। अगर इस लाइट को एंगल आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, तो इस केस में आई ग्रेटर होगा आर से, आई ग्रेटर होगा आर से। यानी जब भी लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक इसका उल्टा, अभी भी इसको रेयरर बोल रहे हैं और इसको डेंसर बोल रहे हैं। जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। का क्यों? तो ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये I और यहाँ R, इस केस में R ज़्यादा होगा I से, R ज़्यादा होगा I से। तो ये बात आप लोग नोट करके लिख लो कि मेरा स्टेटमेंट ही लिख लो। पहला में लिखो व्हेन लाइट travels from rarer to denser medium then it bends towards the normal. ओके, और इसमें लिखो when light travels from denser to rarer medium then it moves away from the normal. ओके, ये दो बातों को जानते हुए अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलें अब आप लोग हेडिंग लगा लें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, कोई भी रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर। चलो हम लोग रेयरर से डेंसर वाला ही बना लेते हैं, रेयरर से डेंसर वाला बना लेते हैं। अभी मैंने बताया
जब लाइट, ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोल रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बोल रहे हैं। ये जो लाइट आया इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट सीधा जा रहा होता, नहीं जाएगा ना, ये क्या करेगा, बेंड करेगा। इस एंगल को आई बोल रहे हैं, जिसको इंसिडेंट एंगल, आर को रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये क्या है, नॉर्मल है। और ये क्या है, ओ पॉइंट है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग एज है, रिफ्रैक्टिंग एज है। ओके, या रिफ्रैक्टिंग एज बोलेंगे जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, नाउ ये आप लोग डायग्राम बना लो। अब यहीं से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, जैसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal drawn at the same point of incidence all lie in a same plane। कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट रे जिस प्लेन में होगा, रिफ्रैक्टेड रे उसी प्लेन में होगा और नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा। जैसे मैं ये बोर्ड के प्लेन में मैं इंसिडेंट रे बनाया हूँ तो रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन में होगा और नॉर्मल भी इसी में। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसिडेंट रे आया इस प्लेन में और चला गया इस प्लेन में, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, सारे जिस प्लेन में अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्रैक्टेड रे भी उसी प्लेन में होगा। नाउ सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये कहता है व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, then the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of the ratio of sine of angle of incidence to the ratio काट देते हैं, to the sine of angle of refraction, angle of refraction is constant। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ये है, ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रहा है ना, तो मीडियम 1 का क्या है, साइन आई, मीडियम 2 का क्या है, साइन आर, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और ये होता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी को हम लोग ऐसा पढ़ते हैं μ2 राइट है। इसे आप लोग नोट कर लो, μ2 इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे वाला पहले पढ़ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। पढ़ते हैं नीचे वालों को पहले पढ़ते हैं, ऊपर वालों को बाद पढ़ते हैं, और इसका रेशियो μ2/μ1 होता है। राइट है। ये तो भाई थ्योरेटिकल था। एक्चुअली में इसको न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। पहले ये आप लोग समझ लें कि स्नेल्स लॉ क्या है, कि जब भी लाइट किसी फर्स्ट मीडियम से, किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो उसका साइन, उसका रेशियो किसका, साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट और कुछ नहीं है, ये होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो जो होता है μ2/μ1। और इसको कैसे पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट में कुछ और सीखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ये सीखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो स्नेल्स लॉ उसका अप्लाई कैसे किया जाता है। जैसे मान लो ये लाइट था, ठीक, मान लो इस जो मैंने अभी बताया इसका रिफ्रैक्टिव μ1 है और इसका μ2 है, ये I है और ये R है। आपको बिल्कुल ऐसे याद नहीं रखना साइन I/साइन R, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस उसमें एंगल को चेक करो क्या है। इस मीडियम में μ1 है और उसका एंगल क्या है, I है, उसको साइन के साथ ले लो। अब आ जाओ दूसरे मीडियम में, इस मीडियम में, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, और उसका एंगल देखो R है, साइन R। ठीक है, तो यहाँ से साइन I/साइन R क्या आ जाएगा, μ2/μ1। आप लोग ऐसे बिल्कुल नहीं रटेंगे कि ऐसे डायरेक्ट में। ओके, अगर आपको मान लो कभी कदार ऐसा होता है न्यूमेरिकल में उल्टा भाषा दे देता है, मान लो यहाँ पर R दे देता, बाय चांस लोग क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है और ये I दे दिया, ठीक, या आपको ऐसा एरो दे दिया, देखो अब उल्टा कर दिया ना, फिर वो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, तुम्हें दिक्कत ही नहीं है सोचने का, वो रेशियो याद ही नहीं रखना है, स्नेल्स लॉ लगाना है, कुछ नहीं, जो भी लेना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल, और चुपचाप से जो जो डाटा दिया है बैठा दो, आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। अब आते हैं कुछ स्पेशल केस। मान लो एक मीडियम, वन मीडियम क्या है, एयर है। अगर एक मीडियम एयर है तो मान लो ये एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लेंगे, 1। और सेकेंड एनी मीडियम है, एनी मीडियम, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है, ये एनी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल रहे हैं। जब रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम की तरफ आएगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। इस केस में ये I है और ये R है। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये फॉर्मूला डायरेक्ट उसी समय लगाना जब एक मीडियम एयर दिया है। तो इस समय स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ, 1, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1 इंटू साइन I इक्वल टू म्यू इंटू साइन R। तो इस समय क्या आ जाएगा, साइन I/साइन R बराबर म्यू। डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। तो ये आप लोग बचपन में, ठीक है, पढ़े होगे, मतलब थोड़ी और पहले क्लास में। तो ये होता है साइन I/साइन R, ठीक है, और ये डायरेक्ट म्यू होता है। तो म्यू इक्वल टू साइन I/साइन R उसी समय लगा सकते हैं जब एक मीडियम एयर होगा, वरना हम लोग इस तरह के फॉर्म में बात करेंगे। आ गया समझ में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक रिलेशन अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, क्या पढ़े थे, μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू λ1/λ2। अब हम लोग उसमें एक चीज़ और जोड़ देते हैं, क्या, ये चीज़ और आ गया स्नेल्स लॉ से, क्या, कि साइन I/साइन R इज इक्वल टू क्या होगा, μ2/μ1। इस डायग्राम के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, इस डायग्राम के अनुसार μ2/μ1 इज इक्वल टू
V1 बाई V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। और ये फार्मूला को आप लोग नोट कर लो, ये यूनिवर्सल फार्मूला बन गया। सारे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, सारे क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and glass is 3/2, find refractive index of glass with respect to water। किसका निकालना है? ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का। याद रखना ये सब जो भी स्टार्टिंग में डाटा होता है ये सब एयर के रिस्पेक्ट में है। किसके? एयर के रिस्पेक्ट में है, वो दिखा नहीं जाता है ना। तो गिवन आप लोग ऐसे बनाएंगे, गिवन सॉल्यूशन कर रहे हैं, गिवन म्यू ऑफ डब्ल्यू वाटर कितना दिया है? 4/3। किसके रिस्पेक्ट में होता है? एयर। नो नीड टू राइट एयर ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है? 3/2। क्या पता करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर पता करना है। बोला है ना, जो पूछा जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में उसको ऊपर लिखा जाता है। बट फार्मूला लिखते टाइम नीचे वाला को पहले लिखते हैं, बोले ना अभी, और वो बाद में लिखेंगे। तो म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, म्यू जी दिया है ना कितना? 3/2 और म्यू डब्ल्यू कितना? 4/3। यानी कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 3/4। उल्टा हो जाएगा ये, मतलब क्या आएगा? 9/8। तो कितना निकल के आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया? तो 9/8। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आप लोग नोट करो। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है, अगर आपसे कोई पूछे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होगा, उल्टा, तो इसको 1/, कर देना। क्या कर देना? 1/, कर देना। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्या आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया? 9/8 आ गया ना। तो अगर आपसे पूछेगा बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, बोलना आप कुछ नहीं, इसको उल्टा कर दो, कितना आएगा? 8/9 आएगा। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, कोई भी एक निकाल लो और आप उसको अगर उल्टा पूछे आपसे तो उसको भी उल्टा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। राइट है, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। तो चलिए कुछ और न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए इस सवाल को देखो। अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। कहाँ से कहाँ पास कर रहा है? तो एयर से ग्लास में जा रहा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, ग्लास का 1.5। एयर से ग्लास की ओर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है? 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव दे दिया 1.5, आपको आर बताना है। देखो अभी मैंने बताया ना, जब एयर कभी मीडियम में दिया हो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, म्यू इक्वल टू बोलो साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, तो म्यू कितना दिया हुआ है? 1.5। साइन आई कितना? साइन 60 बाय साइन आर। तो यहाँ से साइन आर निकाल लो, क्या होगा? साइन 60 कितना होता है? √3/2 इंटू 1.5। ओके, नाउ यानी क्या होगा? √3/3 हो गया। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं √3, इसको 2 बार √3 लिख दो, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो 1/√3। तो साइन आर बराबर 1/√3 आ गया। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/√3। अगर आपको उसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो आप इस तरह से उसको आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट है, तो अगर आपको परफेक्ट आंसर नहीं है तो इसको कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री।
ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल को करते हैं। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन को देखते हैं। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर। व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट? गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ओके, देखो इसमें एक टर्म आया मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो का मतलब होता है एक, यानी सिंगल वेवलेंथ। जैसे लाइट में 7 तरह का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज होते हैं, 7 तरह का बैंड होता है, तो उसमें जो सिंगल कोई भी एक, यानी मोनोक्रोमेटिक ऐसा लाइट है इसमें एक ही तरह का वेवलेंथ होगा। लाल लाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिंगल वेवलेंथ लाइट को क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसका वेवलेंथ दे दिया है और वो किस पे पार किया जा रहा है? तो एयर से वाटर की तरफ आ रहा है, एयर से वाटर में आ रहा है, यानी रेयरर से डेंसर में आ रहा है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। खैर इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें लैम्डा दे दिया है एयर का, कितना दे दिया है? 589 नैनोमीटर। व्हाट डज नैनोमीटर मीन्स? नैनो का मतलब होता है 10 का पावर -9 मीटर। और आपसे लैम्डा W पूछा जा रहा है, और भी बहुत चीज़ें पूछा जाएगा। यहाँ लाइट का स्पीड आपको c होता है, एयर में मैक्सिमम होता है, बता चुके हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी बतानी है। ओके, अच्छा यहाँ की फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं ना, c = क्या होता है? f लैम्डा। तो यहाँ से f बराबर क्या होगा? c/λ। c/λ करो यहाँ से, c कितना है? 3 × 10⁸ बाई लैम्डा कितना है? 589 × 10⁻⁻9। ओके, ये आप अभी नोट कर लो आप। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है। अब हमको क्या करना है? हमको क्या करना है कि इस डाटा को यूज़ करना है। ओके, नाउ इसे आप लोग कैलकुलेट कर लो, तो ये आएगा 5.1 × 10⁻14 हर्ट्ज। कितना आएगा? 5.1 × 10⁻14 हर्ट्ज आएगा। और आपको मालूम है कि इस रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगा, क्या चेंज होगा? सिर्फ लैम्डा चेंज होगा। तो चलो वो रिलेशन को यूज़ करते हैं। हमको पता है मुझे क्या क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी तो नो चेंज, आप इसी को लिख लो, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। जो इस मीडियम फ्रीक्वेंसी वो इसी मीडियम में रहेगा। चलो वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या रिलेशन है? हमको पता है कि वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम c बाय वेलोसिटी इन द सेकेंड मीडियम v इज इक्वल टू c और लैम्डा में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो c और लैम्डा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बनाते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा है। हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू, वेलोसिटी उल्टा होगा ना, तो वेलोसिटी इन एयर क्या होगा? c। अब वेलोसिटी ऑफ वाट क्या बोलते हैं? एयर इन क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या है? v है, तो c/v राइट है। यानी म्यू = c/v हम लोग पढ़े हैं ना, तो यानी बैठा दो डाटा, कितना होगा? कितना है? 4/3। एयर का 1 है, c कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई v। तो यहाँ से v निकल के आ जाएगा 9 × 10⁸ बाई 4। इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? तो 4 से डिवाइड करिए 9 को, 4 × 2 = 8, 1, तो 4 तो 2.25, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट का स्पीड कितना हो जाएगा? तो लाइट का स्पीड हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस में? तो वाटर में। तो लाइट का स्पीड आ गया। अब जैसे आपको ये पता चल गया, हमको ये भी मालूम है कि c की वेलोसिटी और लैम्डा में डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? तो v = f लैम्डा, v = f लैम्डा। तो यहाँ से हमको मालूम है, v तो पता है, मुझे लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा क्या होगा? v/f। ठीक है, v कितना आया?
2.25 इंटू 10⁸ और f तो कांस्टेंट रहेगा कितना 5.1 इंटू 10⁻14 क्या हर्ज। ये कितना डाटा आएगा लगभग 5 4 जा 24 और ऊपर जाएगा तो -6 तो 8 - 6 उसको और कम करेंगे तो 440 एक्यूरेट डाटा है 441। आप लोग नोट कर लेना एक्यूरेट डाटा है 441.75 इंटू 10⁻⁻9 10⁻⁻9 मीटर नैनोमीटर में। ओके एक्यूरेट डाटा ये है राइट। ठीक है तो एक्यूरेट डाटा आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लेना। ठीक है इसका एक्यूरेट डाटा आएगा 441.75 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ओके तो ये आपको जो न्यूमेरिकल था इसको कुछ नहीं, हम जो फॉर्मूला आपको दिए थे उसी से बना। पहला स्टेप क्या है, हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालें, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है दोनों मीडियम में। उसके बाद हम लोग म्यू वाला रिलेशन से हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए और फिर v = f लैम्डा करके इस मीडियम में वाटर के लिए लगा रहे हैं, इस मीडियम में लगा रहे हैं और इस मीडियम में हम लोग इसके वेवलेंथ निकाल लिए, यानी वेवलेंथ ऑफ क्या है एयर इन किस में वाटर में, ये 441.75 इंटू 10⁻⁹ मतलब नैनोमीटर में आ गया है। ठीक है तो आप लोग एक बात समझ गए होंगे। वीडियो को एंड करते करते मैं एक बात आपको और बता देता हूं, सुन लीजिए। मैं पहले बताने भूल गया था कि सुनो, जब भी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर परपेंडिकुलर आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, मीडियम 1 कोई भी मीडियम है टू मीडियम 2, तो आप लोग नोट करके रखना उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। यानी अगर 90 डिग्री पे अगर मैं कोई लाइट को पास करूँ ना तो वो डायरेक्टली पास कर जाएगा इसमें। ठीक है उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक तो ये बात मैं थोड़ा सा बताने भूल गया था, कभी कभी ये ज़रूरत पड़ जाता है न्यूमेरिकल में कि जब भी कोई लाइट को अगर कोई लाइट किसी मीडियम में 90 डिग्री पे इंटर करेगा तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।